गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम सभी लोग जो है यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय में पूर्व वर्षों में जो प्रश्न आए थे उन पर परिचर्चा करते हुए वर्ष 2009 के प्रश्नों पर आए थे। आज 2009 के प्रश्नों पर अंतिम क्लास है। क्लास प्रारंभ करने से पहले परंपरागत अनुरोध और सुझाव है कि आप सभी लोग जो है गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह शेयर कर दें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो इस चैनल द्वारा प्रदान किए जा रहे कंटेंट, सुझाव, प्रश्नोत्तरी, इन सब का फ़ायदा अधिक से अधिक छात्रों को प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जो है आज इतिहास विषय पर वर्ष 2009 की अंतिम क्लास करते हैं और क्वेश्चन नंबर 101 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है 101, मुगल बादशाहों में किसका मूल नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद था? विकल्प है हुमायूं का, 2 है बाबर का, 3 है अकबर का, 4 है जहांगीर का। तो जहीरुद्दीन मुहम्मद हम लोगों ने पढ़ा है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का मूल नाम था। ये आप देखिए विकल्प 2 में बाबर दिख रहा है, तो ऑप्शन जो 2 है एक करेक्ट ऑप्शन है। अब हमको क्या करना है, आगामी परीक्षा की तैयारी करना है। तो हमें जैसे इस बार बाबर पूछ लिया तो हो सकता है किसी और परीक्षा में अकबर के बारे में पूछ ले, हुमायूं के बारे में पूछ ले। इसलिए आइए जो है हम लोग देख लेते हैं कि और जो मुगल बादशाह थे उन सब के क्या नाम थे। देखिए बाबर अभी बात हुई, जहीरुद्दीन मुहम्मद, हुमायूं, नसीरुद्दीन मुहम्मद, अकबर, जलालुद्दीन अकबर पढ़ा होगा, जलालुद्दीन, जहांगीर, सलीम, शाहजहां, शिहाबुद्दीन। शाहजहां का जो मूल नाम था वो क्या था? शिहाबुद्दीन था। और औरंगजेब मुहीउद्दीन। देख रहे हैं सबके मूल नाम थे। औरंगजेब का मुहीउद्दीन, शाहजहां का शिहाबुद्दीन, जहांगीर का सलीम, अकबर का जलालुद्दीन, हुमायूं का नसीरुद्दीन मुहम्मद, बाबर का जहीरुद्दीन मुहम्मद। समझ रहे हैं? अब जो है किसी भी मुगल बादशाह का मूल नाम पूछेगा तो आप निश्चित तौर पर सही करके आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 102, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? विकल्प 1 है राजा राममोहन राय, 2 ईश्वरचंद्र विद्यासागर, 3 है स्वामी विवेकानंद, 4 है स्वामी दयानंद। विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह पर प्रमुख योगदान था, विकल्प 2 में दिए गए हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में संस्कृत ग्रंथों और वैदिक ग्रंथों के उद्धरण खोजे और उद्धरण खोजने के बाद उन्होंने यह बताया कि वेद भी जो है विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। ये बात जो है उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और वैदिक ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर सिद्ध की। दूसरी बात, उन्होंने जो है सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर करवाए। हस्ताक्षर करवा करके प्रार्थना पत्र जो है उन्होंने जो है प्रार्थना पत्र बनाया। उसमें बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोगों का हस्ताक्षर करवाया। हस्ताक्षर करवा के सरकार के पास भेजा कि जो है हम लोग जो है विधवा पुनर्विवाह पर काम करना चाहते हैं, विधवाओं को दशा सुधारना चाहते हैं, उनका फिर से विवाह हो, यह सरकार इस तरह से कोई नियम कानून बनाए। इन्होंने अपील की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपील की वर्धमान के
वर्धमान एवं नदिया के राजा से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इनसे अपील की आप भी सरकार को याचिका दीजिए। तो वर्धमान और नदिया के राजा ने भी विधवा विवाह के समर्थन में सरकार को याचिका दी। इनकी बातों का जब डलहौजी जो है गवर्नर जनरल थे, डलहौजी जब गवर्नर जनरल थे तो उनकी कार्यकारिणी ने समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो विधवा पुनर्विवाह के संबंध में बातें कह रहे थे उसका समर्थन किसने किया? उसका समर्थन किया डलहौजी की कार्यकारिणी ने। डलहौजी के बाद जो है आए गवर्नर जनरल कैनिंग। कैनिंग आए। कैनिंग ने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया। विडो रीमैरिज एक्ट 1857 को इन्होंने पारित किया और इसमें बताया गया, इसमें प्रावधान किया गया विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई, विधवा विवाह को मान्यता दी गई। और दूसरा ये किया गया कि इससे जो उत्पन्न पुत्र हैं उसको वैध माना गया। विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत एक नियम 15 था, नियम 15। नियम 15 में प्रावधान किया गया कि विधवा पुनर्विवाह को मान्य है और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह भी वैध है। ये प्रश्न इससे पहले भी किसी न किसी रूप में पूछा गया था, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर और विधवा पुनर्विवाह के संबंध हम लोग जो बातें कर रहे हैं तो उसको देख लीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर रहते हुए सभी जातियों का संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। सामाजिक क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा विवाह को मान्यता दिलवाने में रहा। इन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं के पुनर्विवाह पर लगा दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पुराने संस्कृत और वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने लगभग सहस्त्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा। उनके अपील पर वर्धमान के राजा मेहताब चंद, नदिया के राजा श्रीचंद्र ने भी याचिकाएं भेजी। डलहौजी की कार्यकारिणी ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सुझावों का स्वागत किया, समर्थन किया। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं किस नियम के अंतर्गत। फिर उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे उससे पूछा जाता है। में पारित हुआ नियम 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई तथा उत्पन्न पुत्र को वैध माना गया। समझ रहे हैं? तो ये था विद्यासागर का योगदान और विधवा पुनर्विवाह की स्थिति। आइए जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 103। विधवा विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विकल्प है 1854 में, दूसरा है 1856 में, तीसरा 1857 में, 14 है 1870 में। 102 नंबर के प्रश्न पर हम लोगों ने जो चर्चा की है उस चर्चा के बाद इस प्रश्न में कोई कठिनाई है? निश्चित तौर पर नहीं होगी क्योंकि वहां चर्चा हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 को हम लोग करेक्ट ऑप्शन मानते हैं। यही 1856 में पारित हुआ था जिसके नियम 15 अभी बात हुई के द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दी गई और उससे उत्पन्न पुत्र को वैध माना गया। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे क्वेश्चन नंबर है 104 है। निम्नांकित में से कौन सा विश्वविद्यालय
1857 में स्थापित नहीं। दो देखे क्रक्स पॉइंट है इसमें, एक विश्वविद्यालय की बात कर रहा था 1857 में नहीं है ना। हुआ क्या था, 1854 में शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। चार्ल्स वुड के डिस्पैच की सिफारिश की संस्तुति पर लंदन विश्वविद्यालय के, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर, के अनुकरण पर, के मॉडल पर उस समय जो 3 प्रेसिडेंसी थी, मॉडल पर तीनों प्रेसिडेंसी में, तीनों प्रेसिडेंसी में 1857 में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। वो तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी हैं बताइए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी ना, बम्बई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इसका मतलब हुआ 1857 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसके बाद जो 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो प्रयागराज में है, इसलिए इसमें विकल्प 3 सही है। आइए और चीजें देख लेते हैं इसमें। 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड के डिस्पैच की सिफारिश पर लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता 24 जनवरी 1857, बम्बई 18 जुलाई 1857, मद्रास 5 सितंबर 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्लियर, आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 105। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया? ऑप्शन 1 है मौलाना आजाद, 2 है चित्तरंजन दास, 3 है सरदार पटेल, 4 है जवाहरलाल नेहरू। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? जनवरी 1923 में। कहाँ हुआ था? उस समय के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में। इसके स्थापना में 2 लोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एक थे चित्तरंजन दास, जिनको शार्ट में कहते हैं CR दास। दूसरे थे नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। और इसमें अध्यक्ष पद पर थे CR दास या चित्तरंजन दास, और महामंत्री पद पर थे मोतीलाल नेहरू। अब स्वराज दल जो बना, यह दल क्या करना चाहता था? भारत में स्वराज लाना चाहता था, भारत में स्वराज लाना चाहता था। दूसरा एक मामला था, उस समय विधायिका के चुनाव चल रहे थे, व्यवस्थापिका के चुनाव चल रहे थे। तो व्यवस्थापिका के चुनाव में भाग लेकर विधान परिषद के अंदर घुस जाएं और वहां भी असहयोग आंदोलन को जारी रखें। इनका उद्देश्य था, जो असहयोग आंदोलन बाहर चल रहा है उसको हम व्यवस्थापिका के अंदर में ले जाते हैं और वहां पर असहयोग जारी रखेंगे। तीसरा यह था कि सरकार की नीतियों का विरोध करना, ताकि सरकार जो है, सरकार की जितनी गलत नीतियां थी, जितनी भारत विरोधी नीतियां थी,
उनका विरोध करना था, नीतियों का विरोध करना, ताकि सरकार जो है भारत विरोधी कार्य ना कर सके। और इन लोगों ने जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे उसमें जो चुनाव हुआ तो इलाहाबाद के मेयर जवाहरलाल नेहरू बन गए, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के बन गए, इस तरह से, और विठल भाई विधान परिषद के अध्यक्ष बन गए। तो इन लोगों ने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को प्राप्त किया और विधान परिषद में गए तो सरकार को अपनी आलोचनाओं के माध्यम से सब जानकारी देते थे, इसलिए सरकार ने भी फूंक फूंक के कदम रखा। ये देखिए क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका आपके पीजीटी में ही, वर्ष 2005 के भाग जो है 4 और क्वेश्चन नंबर देखिए 81 में जाइए, तो आपको इसके गठन से पूर्व नो चेंजर, प्रो चेंजर, गांधी जी का विचार और कैसे जो है विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई, ये सब व्यवस्थित रूप से और विस्तृत रूप से बातें की गई हैं। वहां देखिएगा, आपका ज्ञान निश्चित तौर पर बढ़ेगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई? विकल्प 1 है कराची अधिवेशन 1931, 2 है लाहौर अधिवेशन 1929, 3 है गया अधिवेशन 1922, चौथा रामगढ़ अधिवेशन 1940। ये कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग हुआ क्या था? 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें निश्चित किया गया था कि अध्यक्ष जो है गांधी जी को बनाया जाएगा, महात्मा गांधी को, लेकिन महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्ष बनवा दिया, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवाया। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा पूर्ण स्वराज, स्वाधीनता एवं इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ एक घोषणा कर दी। रावी नदी के तट पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, स्वाधीनता की घोषणा कर दी, और जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके बाद हुआ क्या था, फिर 2 जनवरी को 1930 को कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाएंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और फिर जब 26 जनवरी 1930 आया तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो ये भारत के इतिहास में प्रथम स्वाधीनता दिवस है, प्रथम स्वाधीनता दिवस है, वो है 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज की स्वीकृति का समझ में आया आपको लाहौर के अधिवेशन में, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। और इससे पहले भी यह प्रश्न पूछा गया है पीजीटी वर्ष 2005। आप गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पर जाइए, वर्ष 2005 की जो तीसरी क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर 62 है, उसको देखिए, आपको जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्रश्न 107 है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। विकल्प 1 है अवध में, 2 है आंध्र में, 3 है बिहार में, चौथा है बंगाल में। तो कहां पर उन्होंने किसानों को संगठित किया था? है क्या
18 में लखनऊ में गठन होता है उत्तर प्रदेश किसान सभा की। किस चीज का गठन होता है? उत्तर प्रदेश किसान सभा की। इसमें योगदान देते हैं गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, मदन मोहन मालवीय और द्विवेदी जी, इन लोगों का योगदान होता है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश किसान सभा किसानों के हितों के लिए जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। उसके बाद 1920 में ही बनता अवध किसान सभा। किसका गठन होता? अवध किसान सभा। और इस सभा के गठन में जो प्रमुख योगदान था वो था बाबा रामचंद्र का। बाबा रामचंद्र जो मूलतः रहने वाले कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने अवध में किसानों को संगठित किया। ये स्थापना इसका प्रतापगढ़ में हुआ था। अवध में किसानों को संगठित किया और जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बाबा इनको इसलिए कहा जाता था, ये सन्यासी वेश में रहते थे और घूम घूम कर रामचरितमानस का पाठ करते थे। रामचरितमानस के पाठ के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे, किसानों को जागरूक करते थे। धीरे धीरे अवध क्षेत्र में जितने भी किसानों के संगठन थे सब अवध किसान सभा के बैनर तले आ गए और कार्य करना प्रारंभ किया। इसलिए रामचंद्र ने संगठित कहाँ किया था किसानों को? अवध में। इसलिए विकल्प एक इसमें है, करेक्ट विकल्प है। और ये भी प्रश्न पूर्व में पूछा जा चुका है। आपको क्या करना है? पीजीटी प्लेलिस्ट में जाना है। वर्ष 2005 की जो तीसरी क्लास थी, क्वेश्चन नंबर 63 है, उसको देखना है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 108 में कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या है? कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? इसमें देखिए पहला विकल्प क्या है? महाराष्ट्र है। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश है। तीसरा क्या है? राजस्थान है। और चौथा क्या है? तमिलनाडु है। तो आपको जो है पता है कायथा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। एक कायथा ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? मध्य प्रदेश के कहां पर? नर्मदा घाटी में। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में यह संस्कृति विकसित हुई थी। और इसकी कायथा संस्कृति की इस स्थल की खोज किया था बीएस वाकड़कर ने। बीएस वाकड़कर ने। ये आपकी परीक्षा टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था, कायथा स्थल की खोज किसने किया था? उत्तर आएगा बीएस वाकड़कर ने। कायथा संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? उत्तर आएगा मध्य प्रदेश में। इसमें देखिए विकल्प दो इसमें मध्य प्रदेश दिया गया है। कायथा संस्कृति, नौदा टोली, एरण, इन सब के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं
तो प्लेलिस्ट पीजीटी पर जाइए, वर्ष 2005 के 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए, आपको और क्लियर होगा, स्पष्टता आपकी बढ़ेगी। आइए हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहां पर स्थित है? विकल्प 1 है सिंध में, विकल्प 2 है पंजाब में, विकल्प 3 है राजस्थान में, विकल्प 4 है गुजरात में। तो धौलावीरा कहां पर स्थित है? तो विकल्प 4 में देखिए क्या दिया है, गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कहां पर? कच्छ जिले में धौलावीरा है। धौलावीरा में देखिए, धौला का मतलब धवल सुना होगा, माने सफेद, बीरा का मतलब होता है कुआं, धौलावीरा का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। और इसकी खोज, धौलावीरा की खोज की थी जेपी जोशी ने। दो तरह की बातें हैं, एक खोज की किसने की धौलावीरा की? उत्खनन किसने करवाया? एस.आर. बिष्ट ने, एस.आर. बिष्ट। ये दोनों चीजें आपको पता हो कि यहां पर खोज किसने की थी और उत्खनन किसने करवाया। खोज की थी जेपी जोशी ने और उत्खनन करवाया था किसने? एस.आर. बिष्ट ने। धौलावीरा से संबंधित परीक्षाओं में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए हम लोग जो है उसको एक बार जो है अच्छे से देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है, धौला का अर्थ है सफेद, वीरा का अर्थ है कुआं, अर्थात सफेद कुआं। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की ना, और उत्खनन 90-91 में, 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने कराई। 68 तक तो खोज हो गई थी, लेकिन उत्खनन 90 में हुआ, बहुत लंबे अंतराल के बाद। अब यह जो है आयताकार नगर था जो 3 भागों, दुर्ग सिटाडेल, मध्यम नगर मिडिल टाउन, निचला नगर लोअर टाउन में विभाजित था। प्रश्न आया था कौन सा हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित है, स्पष्ट रूप से विभाजित है। तो उत्तर आपका क्या होगा? धौलावीरा। धौलावीरा के उत्खनन से प्राक विकसित एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न आ चुका है, वह स्थल बताइए जहां से प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो उत्तर आएगा धौलावीरा। अगला है, धौलावीरा से प्राप्त घोड़े के अवशेष, पशु की छोटी कांस्य आकृतियां बहुत महत्वपूर्ण है, पत्थर से निर्मित नेवले की मूर्ति, गिरगिट घोड़े की कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड निर्मित पाषाण स्तंभों के अवशेषी दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं और शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण है। यह परीक्षा में यहाँ से 2 प्रश्न बने हैं। एक है पाषाण स्तंभ से निर्मित दुर्ग कहाँ पर मिला है, दूसरा है प्रथम शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण, प्राचीनतम शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है? धौलावीरा है। तो एक क्वेश्चन है पालिशदार श्वेत पाषाण खंड निर्मित पाषाण स्तंभ, दूसरा एक क्वेश्चन है शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण। नवीनतम उत्खनन स्रोतों से इस स्थल का हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न बनेगा, पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहां पर प्राप्त हुई है? धौलावीरा। यहां से सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों के साथ, सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? प्रश्न बन चुका है।
जिसे क्या कहते हैं, नाम पट्टिका या सूचना पट्ट अभिलेख कहते हैं। सूचना पट्ट अभिलेख किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, ये सब लिखेगा और आपको हड़प्पा सभ्यता में कहाँ जाना पड़ेगा? धौलावीरा में जाना पड़ेगा। धौलावीरा से स्टेडियम, खेल के मैदान, सीढ़ीदार संरचना के साक्ष्य मिले हैं। कच्छ की खाड़ी में जूनीकरण से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न है, सुनामी जैसे समुद्री तूफान का साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? धौलावीरा से। इस स्थल के मध्यवर्ती प्राचीर युक्त दुर्ग के उत्तरी द्वार के पीछे लंबे तालाब का साक्ष्य मिला है। तालाब कितना था? 80.4 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 7.5 मीटर, ये है इसका आयताकार है। इसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए 24x70 मीटर का लंबा जलमार्ग बनाया गया था, नाली बनाई गई थी ताकि वर्षा का पानी उसमें जाए। यह उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब प्रश्न बना है, उन्नत जल व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मनहर और मंदसार नदियों पर बांध बनाकर जल संग्रह किया जाता था। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में धौलावीरा अवस्थित है। कौन सी नदी है? मनहर और मंदसार नदियां। देख रहे हैं, मनहर और मंदसार नदियां हैं। आगे चलें। आगे है क्वेश्चन नंबर 110। इसमें क्या है? वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? विकल्प 1 है बरगद को, 2 है पीपल को, 3 है आम को, 4 है केला को। तो अश्वत्थ वृक्ष किसको कहा जाता था? पीपल को कहा जाता था। ऑप्शन 2 में देखिए पीपल दिया है, इसको पवित्र वृक्ष माना जाता था, आज भी माना जाता है, हड़प्पा काल में भी माना जाता था, इसलिए अश्वत्थ ऋग्वैदिक काल का क्या है? पीपल है। क्वेश्चन नंबर 111 है, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? विकल्प 1 है पाशुपत, 2 है कापालिक, 3 है कश्मीरी शैव, 4 है शाक्त। तो शैव संप्रदाय, आपने पाशुपत का नाम सुना होगा, लिंगायत का नाम सुना होगा, कापालिक का नाम सुना होगा, कालमुख का नाम सुना होगा, कश्मीरी शैव ना। तो इसमें कापालिक संप्रदाय जो है, इसमें देखिए विकल्प 2 में दिया गया है ना, ये विकल्प 2 कापालिक करेक्ट है। ये जो है भैरव को शिव का अवतार, शंकर भगवान का अवतार मानते हैं। और जो कापालिक होते हैं वो सुरा, सुंदरी और मांस का सेवन करते हैं। सुरा, सुंदरी, मांस का सेवन करते हैं और नरमुंड की माला गले में धारण करते हैं। और भवभूति का एक नाटक है मालती माधव, उसमें कहा गया है कि श्रीशैल नामक स्थान, कौन सा? श्रीशैल, इनका जो है प्रमुख केंद्र था, कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। तो अब इससे आपको समझ में आ गया होगा, कापालिक ही जो है भैरव को शिव का अवतार मानते हैं। विकल्प 2 सही है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। कापालिक शैव संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था। इस मत के अनुयायी सुरा सुंदरी का सेवन करते थे, मांस खाते थे, नरमुंड धारण करते थे। इनका विश्वास है ऐसा करने से इनकी ज्ञान शक्ति तीक्ष्ण होती है। अगर वो इस तरह से करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान शक्ति तीक्ष्ण होगी। भवभूत के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख स्थान था। एक कालामुख संप्रदाय भी कापालिकों के वर्ग का था, किंतु उनसे भी
ज्यादा अतिवादी एवं भयंकर प्रवृत्ति के थे। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। आइए अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 112 है, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया? विकल्प 1 है राज्य प्राप्त के चौथे वर्ष, 2 है राज्य प्राप्त के 8वें वर्ष, 3 है राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष, चौथा है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्य प्राप्त के बाद उनका राज्याभिषेक होता है, इसलिए दोनों तरह के विकल्प दिए हैं। तो आइए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं कहां पर पता चलता है कलिंग युद्ध का। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का पूरा वर्णन है, उसके परिणाम का वर्णन है। इससे पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष कलिंग की विजय की थी। अशोक का राज्यारोहण होता है 269 बीसी में, इसमें 8 निकाल दिए। 261 बीसी में, इसका मतलब है कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध के कारण के विषय में जब चर्चा की जाती है तो कलिंग को जीत करके मगध में सबसे पहले मिलाया था नंद वंश के शासक महापदम नंद ने। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक होते हैं, उनके समय में भी कलिंग जो है मगध का ही भाग था, लेकिन बिंदुसार के समय में कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अब जब अशोक ने सत्ता प्राप्त की तो अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए ये असह्य हो जो उसके दादा और परदादा के समय में जो क्षेत्र रहा हो वो बाहर चला जाए। दूसरा, रोमिला थापर कहती हैं, एक इतिहासकार हैं रोमिला थापर, इनके अनुसार कलिंग का आर्थिक महत्व था, व्यापारिक महत्व था, इसलिए व्यापारिक महत्व के कारण अशोक ने कलिंग की विजय की। और यह प्रश्न कि अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की है, कलिंग युद्ध कब लड़ा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। देखिए कितनी बार आ चुका है, पीजीटी परीक्षा 2000 में, पीजी परीक्षा 2004 में। आप जाइए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पीजीटी पर, इन वर्षों में आप देख लीजिए। वर्षों 2002 के तीसरी क्लास के T3 पर चले जाइए, या 2004 के पहली क्लास के 13 पे जाइए, आपको और बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। अगला है प्रश्न, काकनाद बोट महाविहार कहाँ स्थित था? विकल्प 1 है सांची में, 2 है मथुरा में, 3 है प्रतिष्ठान में, 4 है इनमें से कोई नहीं। काकनाद बोट, जिसको ये भी कहा जाता है काका नाड बोट, इसको ये भी कहा जाता है। और काकनाद बोट हो या काकानाडा बोट हो, ये प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? सांची का। समझ में आया? सांची का प्राचीन नाम है। और यह कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। क्लियर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, सांची में है। और सांची का ये महाविहार है, आपने पढ़ा होगा सांची महाविहार। इस सांची के जो विहार है, महाविहार है, इसको महान विहार भी कहते हैं, इसको महान विहार भी कहते हैं। इस विहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके अलावा यहाँ से जो है अशोक के स्तूप मिले हैं, अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं। और उस स्तंभ लेख में, उस स्तंभ लेख में जो है
यहाँ से अशोक के स्तूप मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, और उस स्तंभ लेख में अशोक जो है अपने महामात्यों को बौद्ध संघ में विभेद रोकने के लिए निर्देशित करता है। आइए, काकनाद बोट या काकानाड बोट मध्य प्रदेश में स्थित सांची का प्राचीन नाम है, जो रायसेन जिले में है। यहाँ पर एक महाविहार, महान विहार या बौद्ध मठ था, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ से अशोक द्वारा निर्मित स्तूप तथा स्तंभ लेख भी है। सांची स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। अगला प्रश्न है, स्कंद गुप्त के समय, प्रश्न क्या है, स्कंद गुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का गोप्ता कौन था? विकल्प 1 है चक्रपालित, विकल्प 2 है तुषास्प, विकल्प 3 है पर्णदत्त और विकल्प 4 है सर्वनाग। तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो आइए हम लोग आज जो है स्कंदगुप्त के बहाने सुदर्शन झील की चर्चा कर लेते हैं। कौन सी झील? सुदर्शन झील। ये कहां पर थी? ये थी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में पश्चिमी भारत में सिंचाई के उद्देश्य से इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का राज्यपाल, कहाँ का? सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल थे, जिन्हें गोप्ता भी कहा जाता है, पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया। फिर इसमें बांध का निर्माण, इस झील पर बांध का निर्माण अशोक के समय यहाँ के राज्यपाल तुषास्प ने करवाया। फिर इसका जो है क्या होता है, बांध टूटता है 2 बार। प्रथम बार जब टूटा इसका बांध, तो इसका मरम्मत, इसका निर्माण शक महाक्षत्रप, क्या नाम है? रुद्रदामन। शक महाक्षत्रप, क्या नाम है? शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जो यहाँ के राज्यपाल थे सुविशाख ने क्या किया? इसका निर्माण करवाया। इसके बाद जब दूसरी बार इसका बांध टूटा, तो उस समय स्कंदगुप्त का शासक था। स्कंदगुप्त का उस समय शासन था, और स्कंदगुप्त के समय यहाँ के राज्यपाल या गोप्ता कहिए, पर्णदत्त थे। कौन थे? पर्णदत्त थे। और पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने 2 महीने के अंदर इस बांध का निर्माण करवा दिया। चक्रपालित कौन थे? यहाँ के जो राज्यपाल थे, गोप्ता थे, पर्णदत्त के पुत्र थे, और गिरनार नगर के नगरपति थे। इसमें देखिए विकल्प नंबर 3 है पर्णदत्त। चक्रपालित को नहीं मारना है, क्योंकि गिरनार नगर के क्या थे? नगरपति थे। और गोप्ता पूछ रहा है, मतलब राज्यपाल पूछ रहा है, तो पर्णदत्त थे। आइए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। और सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए कराया था।
अशोक के समय तुषास्प ने अशोक के समय इस झील पर बांध का निर्माण कराया। यह बांध प्रथम बार शक महाक्षत्रप रुद्रदामन 130 से 150 बीसी के समय टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में करवाया गया। यह कहा जाता है इसके लिए जो है शक महाक्षत्रप ने अपने व्यक्तिगत खर्च का जो पैसा था उसका उपयोग किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ये जानिए कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़, भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया, जिसे सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित कौन थे, गिरनार नगर के नगरपति ने 2 माह के भीतर पुनर्निर्मित कराया। क्लियर हुआ? सुदर्शन झील के बारे में पता चली। आगे चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, रस चिकित्सा का आविष्कारक किसे माना जाता है? रस चिकित्सा का आविष्कारक किसको माना जाता है? रस पारा को कहते हैं रसा। और इस पारा की खोज किसने की, इसको भी देखते हैं। और ये जो रसा है, समझ रहे हैं क्या है रसा? इससे बने यौगिक, यह सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इन सब के भस्मों से जो चिकित्सा की जाती है उसको रस चिकित्सा कहते हैं। और रस चिकित्सा का जो आविष्कार जो है विकल्प 2 में जो दिए गए हैं, नागार्जुन ने किया था। और नागार्जुन के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ये नागार्जुन जो है कुषाण काल में की विभूति हैं, जो कनिष्क के राज दरबार में थे, पढ़ा इससे पहले। बौद्ध विद्वान थे, ये भी पढ़ा आपने से पहले। इन्होंने पुस्तक लिखा है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये भी पढ़ा आपने। प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी पुस्तक है, ये भी आपने पढ़ा है। इनकी एक पुस्तक है माध्यमिक कारिका। और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्होंने बौद्ध धर्म के एक सिद्धांत, एक संप्रदाय शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। और वही बौद्ध विद्वान रस चिकित्सा के आविष्कारक रहे हैं। इन्होंने पारा का आविष्कार किया है। पारा की खोज, भारत में पारा की खोज नागार्जुन ने की है। और इन्होंने जो है सिद्धवटी बनाया था। सिद्धवटी जो लोगों की उम्र का पता नहीं चलने देती थी, दीर्घायु बनाती थी। आइए इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लिया जाए। रस चिकित्सा है क्या, इसको समझा जाए। आयुर्वेद की एक शाखा है जिसमें धातुओं, खनिजों और औषधियों के संयोजन द्वारा औषध निर्माण किया जाता है। इसमें विशेष रूप से पारा माने रसा और उससे बने यौगिकों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे रस शास्त्र कहा गया है। इसका उद्देश्य रोगों का तीव्र और प्रभावशाली इलाज है। भारतीय परंपरा में बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को रसायन का नियामक माना जाता है, जो कनिष्क के समकालीन थे। वह रसायन शास्त्र में सिद्ध थे तथा अत्यंत लंबी आयु देने वाली सिद्धवटी का आविष्कार किया था। सोने, चांदी, तांबा, लोहा आदि के भस्मों द्वारा उन्होंने विविध रोगों की चिकित्सा का विधान प्रस्तुत किया। पारा की खोज उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था, जो रसायन शास्त्र के इतिहास में युगांतकारी घटना थी। नागार्जुन ने रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। इस रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल और आरोग्य मंजरी। आइए अगला है प्रश्न 116, चतुर्वेद मंगलम का क्या अभिप्राय है? विकल्प एक चोलकालीन ग्राम सभा है,
2 है एक प्रशासनिक इकाई है, 3 है कर संग्रह करता है, 4 है कर मुक्ति भूमि है। बताइए चतुर्वेद मंगलम क्या है? चतुर्वेद मंगलम, इसको मंगलम भी कहते हैं, इसको अग्रहार भी कहते हैं, अग्रहार से आप समझ गए होंगे, इसको ब्रह्मदेव भी कहते हैं। ये ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए कर मुक्त भूमि है, कर मुक्त भूमि है। ये देखिए विकल्प 4 में क्या दिया गया है, कर मुक्त भूमि। तो चतुर्वेद मंगलम क्या है, कर मुक्त भूमि है, जो कहाँ पर प्रचलित थी, जो है साउथ में प्रचलित थी। ये देखिए दक्षिण भारत में भी भूमिदान प्रथा प्रचलित थी। इसके तहत तो ब्राह्मणों, मंदिरों एवं भोजनालयों को कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। चतुर्वेद मंगलम या मंगलम या अग्रहार या ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को शिक्षा के निमित्त कर मुक्त भूमि है ना, यही बात थी। एक और भूमि थी साल भोग, भोजनालयों को दी गई भूमि, उससे जो पैदा करेंगे उससे भोजनालय में खर्च करेंगे। देवदान, मंदिरों को दी गई भूमि। इन भूमियों से संबंधित सभी अधिकार सामान्यतः दानग्राही को प्रदान किए जाते थे। जिसको भूमि दी जाती थी उस भूमि पर संपूर्ण अधिकार उसको दिया जाता था। जैसा चोल नरेश सुंदर चोल कालीन अनबिल अनुदान पत्र में उल्लेख है, अनबिल अनुदान पत्र में उल्लेख है कि दानग्राही को भूमि का संपूर्ण अधिकार दे दिया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 117। 17 में क्या कहा गया है, गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? विकल्प 1 है परांतक, 2 है राजराज प्रथम, 3 है राजेंद्र चोल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इन विकल्पों में चोल शासक दिए गए हैं। गंगईकोंड की उपाधि की बात होती है तो गंगईकोंड की उपाधि विकल्प 3 में आपके हैं राजेंद्र चोल, इनको दी गई है। राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र, इनके पुत्र थे विक्रम चोल, क्या नाम था, विक्रम चोल। इनके नेतृत्व में एक अभियान किया था, नेतृत्व में क्या किया था, अभियान किया था पूर्वी गंगा घाटी का, पूर्वी गंगा घाटी का अभियान किया था। इस अभियान में उन्होंने क्या किया, उड़ीसा, बस्तर, बंगाल में पाल शासक थे महिपाल प्रथम, इन सबको पराजित किया। जब इन सबको पराजित किया तो पराजित करने के बाद राजेंद्र चोल ने उपाधि धारण की गंगईकोंड की। समझ में आया? और इसके बाद त्रिचनापल्ली में, कहां पर, त्रिचनापल्ली में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, उसका नाम रखा गंगईकोंड चोलपुरम। अब यह भी प्रश्न बन चुका है, गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी किसने बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने। यहां पर उन्होंने एक बड़ा सा तालाब बनाया, चोल गंग तड़ाग, कहां पर, गंगईकोंड चोलपुरम में, और उसको जो है गंगा जल से भरवाया, और यहीं पर इन्होंने जय स्तंभ का भी निर्माण कराया। अब जो है आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए और देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना पूर्वी गंगा घाटी पर आक्रमण करने हेतु भेजा। विक्रम चोल उड़ीसा, बस्तर, इंद्ररथ, दक्षिण कौशल राज्यों को जीता। उड़ीसा तथा बंगाल के मध्य स्थित दंडभुक्ति को जीतते हुए बंगाल के पाल शासक, क्या लिखा है, महिपाल। एक बार परीक्षा में पूछा गया है, फिर टीजीटी में राजेंद्र चोल ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है महिपाल प्रथम उसमें विकल्प में था, तो आपको यहाँ से इसको समझना होगा।
राजेंद्र प्रथम ने इस विजय अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगईकोंड, कौन सी उपाधि, देखिए गंगईकोंड की उपाधि धारण की और तिरुचिरापल्ली के पास गंगईकोंड चोलपुरम, ये देखिए लिखा हुआ गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापित की। गंगईकोंड चोलपुरम में बने चोलगंग नामक तड़ाग में गंगा जल को संग्रहित किया। गंगा जल से अभिषिक्त एक जय स्तंभ का निर्माण करवाया। क्लियर, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर है कितना है 118। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? नंबर 1 कालीबंगा, नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 धौलावीरा, नंबर 4 लोथल। समुद्री व्यापार का मतलब पोर्ट कौन सा था ना, या गोंदीवाड़ा कौन सा था? तो गुजरात में लोथल है जो सबसे प्रसिद्ध गोंदीवाड़ा रहा है, और यह है भोगवा एवं साबरमती नदियों के संगम पर है। कल से आपकी परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए उन सबको जो है एक साथ हम लोग जो है संग्रहित करके देख लेते हैं वो प्रश्न हैं कौन कौन से। लोथल विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा था, डॉकयार्ड था, विश्व का प्राचीनतम, समझ गए। यह स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सिंधु सभ्यता का मिस्र और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार इसी लोथल बंदरगाह से होता था। इसका आकार 214 मीटर इंटू 36 मीटर इंटू 3.3 मीटर था। आपके टीजीटी में पूछा गया है 214 गुणे 36 गुणे 303 मीटर की आयताकार संरचना कहाँ पाई जाती है, तो उसका उत्तर आपको यहां से मिलेगा। लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव, अभी हमने कहा था बिस्ट कहा था, बिस्ट ने नहीं किया था, किसने किया था? एस.आर. राव ने, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ने की। यह गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के सरागवल नामक गांव के निकट भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने। और कहां पर स्थित है? भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर सरागवल गांव में। लोथल संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यहां से वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है, परीक्षा में पूछा जाता है। वह जो है सैंधव स्थल जहां से यज्ञ वेदी का साक्ष्य मिला है वह कौन सा है? लोथल है। 3 युगल समाधान मिले हैं जिसमें स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। प्रश्न है कहाँ का समाधान है सैंधव स्थल का जहां पर स्त्री पुरुष को एक साथ में दफनाया गया है? लोथल का है। एक मम्मी का साक्ष्य मिला है जो मिस्र के साथ संपर्क का परिणाम माना जा सकता है। मिट्टी से निर्मित गोरिल्ला की मूर्ति, 2 मुहे राक्षस के अंकन वाली फारस के मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तांबे से निर्मित बत्तख, खरगोश, कुत्ता, वृषभ की मूर्ति प्राप्त होती है जिसमें कुत्ता की मूर्ति सर्वाधिक सुंदर है। एक मृदभांड पर पंचतंत्र की कथा की चालाक लोमड़ी का अंकन किया गया है। प्रश्न बना है पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन कहां पर है? लोथल में है। यहां से घोड़े की लघु मूर्ति एवं नाव का मॉडल मिला है। एक बर्तन के टुकड़े पर चावल के दाने और बाजरे का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाथी दांत से निर्मित तराजू स्केल, तराजू का पड़ला मिला है। इस स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का समूह, 12 स्नानागार का समूह पूछा कहां पर मिला है? लोथल से। यहाँ के बाजारों में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों एवं ताम्र कर्मियों कारखानों का साक्ष्य मिला है।
लोथल में जब इतनी ज्यादा चीजें मिली हैं तो क्या लगता है कि हड़प्पा ही है, इसलिए इसको कहते हैं लघु हड़प्पा कहते हैं, या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके दो प्रतिनिधि शहर हैं, इसीलिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न कौन सा है? उस राजवंश का नाम क्या था? उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या करके सत्ता हथियाया और जिसका अंत भी कैसे हुआ? हत्या से ही हुआ। विकल्प 1 है चोल वंश, विकल्प 2 है शुंग वंश, विकल्प 3 है कुषाण वंश, विकल्प 4 है गुप्त वंश। कराग हत्या से वह शासन अपनाया, फिर उस वंश का विनाश कैसे हुआ? हत्या के माध्यम से हुआ। तो 184 BC ईसा पूर्व की बात करते हैं। उस समय जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, जिनका क्या नाम था? बृहद्रथ थे। इनके जो सेनापति थे उन्होंने सैनिकों के निरीक्षण के बहाने, चलो सेना का निरीक्षण करवाते हैं, बहाने ले जा करके इनकी हत्या कर दी। किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। और पुष्यमित्र ने हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की। एक तो करेक्ट समझ में, हत्या करके जिसने अपना राज्य स्थापित किया। अब अगला है उस वंश की भी हत्या करके किसने जो है नए वंश की स्थापना की। तो हुआ क्या था कि पुष्यमित्र जो है वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूत थे, इनकी हत्या वसुदेव ने की और वसुदेव ने इनकी हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली। तो अब हुआ न जिसका अंत भी हत्या द्वारा किया गया। और आगे और मजेदार बात क्या है कि इस कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, इनकी भी हत्या आंध्र जाति भृत्य सिंधुक ने की और सातवाहन वंश की नींव डाली। अब आप समझो, इसमें 184 BC में मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इनके अंतिम शासक देवभूत ही थे, देवभूत की हत्या वासुदेव ने की और कण्व वंश की नींव डाली। और इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे, उनकी हत्या आंध्र जाति भृत्य सिंधुक ने की और सातवाहन वंश की नींव डाली। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें जो है विकल्प 2 शुंग वंश सही विकल्प है, क्योंकि यही एक शुंग वंश है जो हत्या करके आया था और इसकी अंत कैसे हुआ? हत्या के द्वारा हुआ। समझ गए? आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं तेजी से। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की 184 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र ने सेना निरीक्षण के समय धोखे से हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश के अंतिम शासक देवभूत की उसके अमात्य वसुदेव ने हत्या करके कण्व नामक नए वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। वायु पुराण के अनुसार वह अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुख या सिंधुक द्वारा मार डाला गया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। प्रतिवेदक का कार्य था राजस्व एकत्र करना, सेना का नेतृत्व करना, विकल्प 3 प्रांतों का शासन करना, विकल्प 4 घटनाओं की सूचना देना। अशोक के जो है 6वें बृहद शिलालेख में
अशोक यह चर्चा करता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, चाहे मैं बाग में रहूं, घर में रहूं, शयन कक्ष में रहूं, मुझे क्षेत्र में जो हो रही घटनाएं या हमारी प्रजा के बीच में क्या चल रहा है वो समस्त सूचनाएं उसको जरूर प्राप्त हो। यह प्राप्त हो किसके माध्यम से? रिपोर्टर के माध्यम से। और ये रिपोर्टर कौन थे? प्रतिवेदक थे। तो प्रतिवेदक जो है राजा के बहुत खास अधिकारी या कर्मचारी थे। इनकी पहुंच राजमहल तक रहती थी और इनका उद्देश्य था अशोक का कि हम प्रजा के बीच में क्या चल रहा है, अगर इसको जानेंगे तो हम प्रजा की इच्छा अनुसार या प्रजा की आवश्यकता अनुसार शासन को बना सकते हैं। तो ये क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। ये क्या करते थे? प्रजा के बीच में क्या चल रहा है उसकी जानकारी देते थे। इसमें देखिए विकल्प 4 है, घटनाओं की सूचना देना। यही विकल्प सही है। आइए इसको तेजी से देख लेते हैं। छठे बृहत शिलालेख में अशोक कहता है कि मुझे हर समय प्रतिवेदकों और अन्य अधिकारियों से रिपोर्ट मिलनी चाहिए, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, महल में आराम कर रहा हूं, बगीचे में घूम रहा हूं या किसी धार्मिक स्थल पर हूं, कहीं भी हूं मुझे जानकारी मिलनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है प्रतिवेदक एक विशेष पद था जिसका कार्य सम्राट को हर परिस्थितियों में जनता और प्रशासन की गतिविधियों को अवगत कराना था। इस तरह से प्रतिवेदक सम्राट के करीबी सूचना दाता थे। प्रतिवेदकों के माध्यम से अशोक जनता केंद्रित शासन, समझ रहे हैं, पीपुल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और पारदर्शिता की नीति का पालन करता था। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है होम रूल लीग्स, नहीं उनसे जिन्ना संबंधित, जिन्ना के बारे में हम लोग जो है प्रश्न संख्या 121 पर चलते हैं। इसमें है जिन्ना के बारे में सही कथन है। नंबर 1 है होम रूल आंदोलन का समर्थन। नंबर 2 है असहयोग आंदोलन का विरोध। नंबर 3 है बैबल योजना अस्वीकार की। नंबर 4 है तीनों कथन सही है। अब जिन्ना के बारे में इन तीनों कथनों पर हम लोग परीक्षण कर लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन भारत में जो है स्वशासन या स्वराज प्राप्त करने के लिए एनी बेसेंट और तिलक द्वारा शुरू किया गया, सबको पता है। इसमें हुआ क्या था कि 1917 में एनी बेसेंट को, अरुंडेल को और बीपी वाडिया को, इन सबको कर लिया गया गिरफ्तार। जब ये गिरफ्तारी की गई तब सुब्रमण्यम अय्यर थे, मणियम अय्यर, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसी समय जो है होम रूल लीग से जुड़े मोहम्मद अली जिन्ना, समझ गए, मोहम्मद अली जिन्ना इसी समय होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े थे। इनके साथ में मदन मोहन मालवीय भी जुड़े थे। इसका मतलब क्या हुआ? होम रूल आंदोलन का मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया, यह बात क्लियर हो जाती है। अब अगला हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन का विरोध। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी समझौता हो जाता है जो लखनऊ पैक्ट के रूप में आता है। उसके बाद जो है 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और इसका जो है 1920 में नागपुर में असहयोग आंदोलन, नागपुर, क्या लिख दिया, नागपुर में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में जो है सीआर दास, चित्तरंजन दास जो है प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और यह प्रस्ताव जो है पास हो जाता है। और यह जब प्रस्ताव पास हो जाता है, इस प्रस्ताव के विरोध में एनी बेसेंट
बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र, एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र और एस.आर. खोपरडे। इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया, इस आंदोलन को छोड़ दिया। इसका मतलब असहयोग आंदोलन का विरोध किया, यह भी इसमें सही है। अब आइए जो तीसरा कथन है उसका परीक्षण किया जाए। ये है बेबल योजना ना। तीसरा कथन क्या है, बेबल योजना अस्वीकार की। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो भारत में गतिरोध था, उस गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 में बेबल योजना आई। बेबल योजना के बहुत सी बातों में एक ये था कि जो कार्यकारिणी है वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। एक मतलब महत्वपूर्ण बात ये थी, और कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, सभी को सम्मिलित किया जाएगा। और एक अगला था कि इसके लिए एक शिमला में सम्मेलन होगा। फिर शिमला सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि कार्यकारिणी में जो मुस्लिम सदस्य होंगे वे मुस्लिम लीग के द्वारा ही जाएंगे, कांग्रेस या किसी अन्य दल के द्वारा से मुसलमान नहीं जाएंगे। इस मुद्दे पर विवाद हो गया, जबकि कांग्रेस में अबुल कलाम आज़ाद, शौकत, बहुत से मुसलमान नेता थे। और इसी गतिरोध के कारण बेबल योजना को जो है जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। तो तीसरा भी कथन जो है सही है। तो चौथा विकल्प क्या है, तीनों कथन सही है, इसलिए चौथा विकल्प पर हमको टिक करना है। आगे आइए, क्वेश्चन है 122। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? विकल्प 1 है विल्किंस, 2 है विंसेंट आर्थर, 3 है विलियम जोन्स, 4 है मैक्स मूलर। तो कहां पर हुई थी ये बता रहा है, कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। किसने किया था? ए है विकल्प 3 में विलियम जोन्स ने किया था। क्यों किया था? किया था एशिया के सामाजिक एवं प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान एवं साहित्य। एशिया के पुरातत्व संबंधी, सामाजिक एवं प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन के लिए 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और इस सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया जाता था एशियाटिक रिसर्चेज। इसमें एशियाटिक जो रिसर्चेज प्रकाशित होती थी, इसमें भारत के इतिहास के विषय में पूरी जानकारी होती थी, दी जाती थी। इसके अलावा इसके अंतर्गत बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद हुआ। 1784 में विल्किंस ने किसका अनुवाद किया? भगवत गीता का अनुवाद किया। और इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रस्तावना उस समय के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। किसने लिखा था प्रस्तावना? वारेन हेस्टिंग ने लिखा था। और 1787 में इन्होंने क्या किया था? हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। और विलियम जोन्स के बारे में है कि कोड ऑफ जेंटू लॉ का निर्माण किया था। तो ये है महत्वपूर्ण बातें।
और इससे पहले भी परीक्षा में पीजीटी 2005 में जाइए प्लेलिस्ट पर, पीजीटी की जो पहली क्लास थी 21 नंबर पर जाइए, तो एशियाटिक सोसाइटी और उसके द्वारा जितने काम किए गए हैं वो सब बेहतर तरीके से दिए गए हैं। निम्नांकित में से किस राजा को देवगुप्त नाम से भी जाना जाता था? विकल्प 1 है कनिष्क, 2 है गौतमीपुत्र सातकर्णी, 3 है अशोक, 4 है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनका नाम देवराज था, देवश्री था, ये सब नाम थे। उनकी उपाधियां थी विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, वो थे गुप्त शासक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय भी इनको कहते हैं, इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। विक्रमादित्य द्वितीय के संबंध में परीक्षा में आपके कई बार प्रश्न पूछा गया है। पीजीटी प्लेलिस्ट पर जाइए, 2003 में, वर्ष 2004 में, पीजीटी वर्ष 2005 में प्रश्न पूछे गए हैं, वहां पर देखिए आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन है अशोक के समय ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे? विकल्प 1 है प्राकृत, विकल्प 2 है पाली, विकल्प 3 है खरोष्टी, विकल्प 4 है संस्कृत। पूछ रहा भाषा ना, दो बातें होती हैं, एक होती है लिपि, एक होती है भाषा। तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है और उनकी लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में है ज्यादातर अभिलेख और प्राकृत भाषा में है। इसलिए देखिए विकल्प 1 प्राकृत है, यही विकल्प सही होगा। इसके अलावा भी अशोक के अभिलेख अन्य लिपियों में भी प्राप्त हुए हैं। जैसे 2 अभिलेख की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। मानसेहरा हजारा जिले में है, शाहबाजगढ़ी पेशावर जिले में है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ के जो लिपि मिली है वो खरोष्ठी है। कौन सी लिपि में है? ज्यादातर तो ब्राह्मी मिले हैं, लेकिन मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी वाले जो हमें पाकिस्तान के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में है। इसके अलावा हम लोग तक्षशिला में एक अभिलेख पाते हैं, तक्षशिला में, और तक्षशिला का अभिलेख है, और लघमान का अभिलेख है। लघमान कहाँ पर है? काबुल में है। यहाँ का जो अभिलेख है उसकी लिपि है अरामेइक लिपि। अरामेइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिले? तक्षशिला और लघमान में। इसके अलावा एक जो है द्विलिपि का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 लिपियां हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो है कंधार के सर-ए-गुना नामक स्थान है, वहां पर द्विलिपिक और द्विभाषिक है, यूनानी और अरामेइक। यूनानी और अरामेइक 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो अब आप समझो 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। अगर आप कह रहा है कि ज्यादातर कहाँ है, तो ब्राह्मी और प्राकृत कुमारी है। उसके अलावा जो अपवाद है मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, तक्षशिला, लघमान, कंधार, इसको भी जानते रहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और जानना है आपको तो प्लेलिस्ट पर जाइए, पीजीटी वर्ष 2004 के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 10 में आपको और क्लियरिटी प्राप्त होगी। प्रश्न पूछ रहा है 125, इक्ता क्या था? अभिजात की आय, दूसरा जमीन का टुकड़ा या सेना, नंबर 4 है शाही शिविर। इक्ता प्रणाली सल्तनत काल में शुरू की गई। इसमें होता क्या था कि जमीन का एक भाग, जमीन का भाग, जमीन का टुकड़ा या भूभाग से जो किसी को दिया जाता था, उससे जो राजस्व मिलता था उससे वह सेना रखता था, उसका वेतन इत्यादि देता था। तो इस तरह से जो इक्ता क्या है? जमीन का एक टुकड़ा है। इक्ता क्यों लाना पड़ा?
एकता प्रणाली। और एकता प्रणाली इसलिए लाना पड़ा ताकि जो उसके पहले जो सामंतवाद था उस सामंतवाद को कंपनसेट किया जा सके। दूसरा कि अपने लिए योग्य लोग तैयार किया जाए ताकि वो सरकार या शासन के साथ में रहे। और एकता प्रणाली की शुरुआत है, प्रारंभ है, भारत में प्रारंभ है, किसने किया? मोहम्मद गोरी ने किया। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को, पता है आपको, हांसी का एकता प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का एकता प्रदान किया था। ऐबक ने इसको बढ़ाया। ऐबक ने भी इल्तुतमिश को कहाँ का एकता दिया था? सबसे बड़ा एकता कहाँ होता है? बदायूं का। तो बदायूं का एकता प्रदान किया था। तो आप लोग परीक्षा में देखते हैं जब पूछता है कि भारत में एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की, तो उसमें आप लोग टिक क्या करते हैं? इल्तुतमिश को करते हैं ना। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? एक नीति के रूप में, एक पॉलिसी के रूप में प्रशासन में प्रारंभ किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन का एक के रूप में प्रशासन में लाया। तो एक व्यवस्थित रूप में, एक नीति के रूप में एकता को प्रारंभ किसने किया है? इल्तुतमिश ने। आप देखते हैं जब परीक्षा में प्रश्न पूछता है भारत में एकता किसने प्रारंभ किया, तो वहां पर मोहम्मद गोरी का विकल्प नहीं रहता है। अगर मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश दोनों विकल्प में होंगे तो मोहम्मद गोरी लगेगा, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों में मोहम्मद गोरी नहीं रहते हैं। कभी पीसीएस वगैरह में एक बार प्रश्न पूछा गया है जिसमें मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद गोरी का एक नाम है, वह विकल्प में था, उसको सही करना था। आइए इसको देख लेते हैं। देख क्या लेते हैं, ये जो है इससे पहले भी आप गवर्नमेंट टेस्टिंग सेंटर के प्लेलिस्ट में जाइए, पीजीटी 2004-2005 में क्वेश्चन नंबर 121, 108 में, तो एकता किसने प्रारंभ किया, एकता है क्या, इन सब के विषय में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। हम लोगों ने वर्ष 2009 में इतिहास विषय में जितने भी प्रश्न आए थे उन सब का विश्लेषण कर लिया है। साथ में यह भी दिशा हम लोगों ने देख ली कि नए प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, आगामी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उन सबको भी देखा। अब आपको क्या करना है? अपना फीडबैक देना है, जो जरूर करिएगा आप लोग, और फीडबैक आप लाइक और कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और आप लोगों ने देखिए बहुत बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब जो है इसके बाद जो है अगली क्लास बहुत शीघ्र आप लोगों की होगी, जिसमें अगले वर्ष जो वर्ष 2010 में प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा होगी।